नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। और आज हम इतिहास विषय को पढ़ने के लिए जा रहे हैं और जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे, देखिए इतिहास विषय के अंदर अपन बीए बीएड सेकंड ईयर एंड बीए फर्स्ट ईयर, यानी बीए बीएड सेकंड ईयर, यहाँ पे और लिख देता हूँ बीए बीएड सेकंड ईयर एंड बीए फर्स्ट ईयर में एक क्रांति लगती है, एक स्वतंत्रता संग्राम लगता है, वो है अमेरिका का, यानी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है भाई, यानी अमेरिका का क्या स्वतंत्रता संग्राम। अब देखिए पिछला जो वीडियो था उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, उसके अंदर देखिए अमेरिका की खोज कैसे हुई, यानी कोलंबस के द्वारा, जो कि मतलब है भारत के पूर्वी तटों की खोज करने के लिए आता है, लेकिन पूर्वी तटों की खोज करते करते वो रास्ता भटक जाने के कारण कहाँ पर चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। और अमेरिका को फिर क्या नाम दिया गया, न्यू मतलब दुनिया या नई दुनिया के नाम से, और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन के नाम से पुकारा उसने। फिर अमेरिको वेसपुशी जो था उसने क्या किया कि उसके नाम पर उसका नाम फिर क्या रखा गया, अमेरिको वेसपुशी के नाम पर उनका नाम जो है वो रखा गया अमेरिका। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि अपनी जो क्लास है उसमें, हमारी जो क्लास है उसमें क्या है कि अमेरिका का यानी बीए बीएड सेकेंड ईयर की प्रथम इकाई में जो सिलेबस है वो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, दूसरी यूनिट में फ्रांस की नेपोलियन बोनापार्ट के स्वतंत्रता संग्राम, यूएनओ, ये चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो अपने को आज जो अपन चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको शायद एक या दो वीडियो बना दिए होंगे भी, किस प्रकार से अमेरिका की खोज हुई, अब क्या कारण रहे होंगे, वो सारा अपने को पढ़ना है। अमेरिका की क्रांति किन परिस्थितियों में हुई, उसका रिजल्ट क्या रहा, उसकी प्रकृति क्या रही, उसका विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज़ें सारी अपने को जाननी है। ठीक है, तो अपन अमेरिका का जब स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर अब सबसे पहले मैंने आपको वीडियो एक या दो वीडियो उसके बना रखे हैं, वो इसको साथ अटैच कर लेना आप। तो सबसे पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे थे, अब इसके कारण पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कारण भी अमेरिका के अंदर जो स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था उसके कारण क्या थे। अब उसके कारण बहुत सारे, देखो एक कारण तो आपको पता है कि अनेकों प्रकार के राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक, नैतिक, तात्कालिक, बौद्धिक, ये अनेकों कारण होते हैं। ठीक है ना, जैसे भारत में अगर अपन सोचे 1857 क्रांति के, तो उसके बहुत सारे कारण थे, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, वैचारिक, तात्कालिक। ठीक है, उसी प्रकार इसकी क्रांति की, यानी 1857 की क्रांति के कारण उसी प्रकार अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम के जो कारण थे, क्रांति के जो कारण थे, वो असंख्य असीमित थे। ठीक है, लेकिन जो बढ़िया थे, जो अपने को बतलाते हैं कि ये मेन कारण ये रहे होंगे, वो कारण अपने को आज जानने हैं। तो सबसे पहले अगर अपन कारण देखते हैं तो जॉर्ज तृतीय की सबसे पहला जो कारण वो आएगा जॉर्ज तृतीय की, जॉर्ज तृतीय की व्यक्तिगत व निरंकुशवादी नीति, ठीक है। अगर देखो थोड़ा सा आपके गैस करोगे आप भी, अमेरिका की जब क्रांति हुई थी, अमेरिका का जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, जो फ्रीडम के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, वो किसके समय लड़ी गई थी, जॉर्ज तृतीय के समय। यानी जॉर्ज तृतीय का इंग्लैंड का है, समझ में आ रही है ना मेरी वाली बात, यानी अमेरिका उपनिवेश है इंग्लैंड का। ठीक है, अब इंग्लैंड के साथ इनकी क्रांति लड़ाई होगी, जैसे भारत किसका उपनिवेश था, अंग्रेजों का, इंग्लैंड का, उसी प्रकार से अमेरिका भी उपनिवेश है किसका, अंग्रेजों का। यानी तो उस समय जॉर्ज तृतीय क्या था, वहाँ का सम्राट था, वहाँ का क्या था, सम्राट था जॉर्ज तृतीय। तो जॉर्ज तृतीय यानी इसका कारण निकल के आ गया ना ये भी, जॉर्ज तृतीय की व्यक्तिगत व निरंकुशवादी नीति, यानी प्रोहिबिशन की जो इनकी जो एक्ट थे, जो कानून थे, वो उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहे थे। जॉर्ज तृतीय जो था, जो वहाँ का सम्राट था,
उसकी जो नीतियाँ थी, उसके जो फंडामेंटल्स जो थे, उनका वो गलत प्रयोग कर रहा था, तो उसकी व्यक्तिगत में निरंकुशवादी नीति। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कारण आता है वो आता है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763, सप्तवर्षीय युद्ध। उसके पश्चात आता है ग्रीन विले की नीतियाँ। उसके बाद क्या आता है? ग्रीन विले की नीतियाँ। 3 नंबर पे आएगा ग्रीन विले की नीतियाँ। ठीक है। किसकी नीतियाँ? ग्रीन विले की नीतियाँ। इस ग्रीन विले की नीतियों में अपन बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए इसका सब पॉइंट ए, शुगर एक्ट, नंबर बी शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट, कवार्टिंग एक्ट। ठीक है भाई। उसके बाद 3 नंबर के बाद 4 नंबर पे रोकी गम घोषणा। रोकी गम की घोषणा। 5 नंबर पे आता है टाउन सेट कर योजना। टाउन सेट कर योजना, यानी अलग अलग प्रकार से क्या आएगा, ये नीतियाँ इनकी। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पर देखिए अपन तो इंग्लैंड की दोषपूर्ण व्यापारिक नीति। व्यापारिक नीति, जिसमें क्या कहा जाएंगे? नो संचालन एक्ट, नो संचालन आ गया। यानी अमेरिका इसमें इनकी व्यापारिक नीति अभी कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप करेगी। ठीक है। इंग्लैंड की दोषपूर्ण व्यापारिक नीति जिसमें नो संचालन आ गया, बी में व्यापारिक आ गया और सी में आ जाएगा औद्योगिक। ठीक है। 7 नंबर पे आएगा बोस्टन हत्याकांड। बोस्टन हत्याकांड। और 8 नंबर पे आएगा बोस्टन टी पार्टी, यानी तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी। ठीक है भाई। यानी ये कारण है जो मेन है। वह देखिए बाकी तो बहुत सारे कारण है। कारण तो देखिए लड़ाई किसी को पूछ कर नहीं होती, कोई भी क्रांति होती है, ये हमेशा इसके कारण जो होते हैं वो असंख्यक होते हैं। अगर आप कारण गिनने लगोगे तो पता नहीं कितने पेज भर जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं। जैसे अपन कभी यूपीएससी पर इनका एग्ज़ाम देते हैं ना, सबसे पहले हमारे को ये तो दिक्कत आती है कि हम लोग कौन से ऑप्शनल में अगर अपन हिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हैं ना तो दिक्कत नहीं आती हमारे। ठीक है ना, क्योंकि इनके कारण बहुत सारे हैं। इतने भी कारण ले लो आप, मैं और लिख दूंगा आपके सामने, यानी बौद्धिक कारण, राजनीतिक कारण, संवैधानिक कारण, उसके बाद इनकी लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीतियाँ, बोस्टन हत्याकांड, बोस्टन टी पार्टी, अनेकों कारण हैं। वो कारण अपने को नहीं पढ़ने हैं क्योंकि वो बड़े लेवल के हैं। जब अपन इनको बिल्कुल गहराई से जानेंगे, जब इससे एमए करेंगे अपन या रिसर्च अगर अपन करते हैं तो वहाँ अपने ये चीज़ काम आती है। ठीक है, इतना वो जानने अपने भी एक बार जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए मैं पहला कारण अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अभी कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत खराब है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अगर अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने को कारण जानने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिकी पृष्ठभूमि तो हमने तैयार कर ली थी। जब सबसे पहले अमेरिका का उदय कैसे हुआ, इंग्लैंड के लोग वहाँ पर जाकर चले गए। अमेरिका की क्रांति अपने आप में एक अपवाद थी, क्योंकि यहाँ अपनों ने अपनों का खून बहाया था, क्योंकि इंग्लैंड के लोग वहाँ पर
जाकर बस गए थे। मैंने आपको बताया था ना कि इनके 13 उपनिवेश थे कुल। 13 मतलब सबसे पहले लंदन व प्लिमथ कंपनी ने न्यू वर्जीनिया के अंदर अपनी कंपनियाँ लगाई थी। उसके बाद देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका के इन्होंने 13 देशों में अपने क्या बना लिए थे, उपनिवेश बना लिए थे। जो अंतिम रूप से बसाया गया था वो था कनेक्टिक। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अब ये कारण है। अब कारण सबसे पहले देखें अपन तो जॉर्ज तृतीय की व्यक्तिगत व निरंकुशवादी नीति। अब देखिए जॉर्ज तृतीय वहाँ का सम्राट है, कहाँ का, इंग्लैंड का। कहाँ का सम्राट है ये, इंग्लैंड का। ये क्या करेगा, अब अमेरिका गुलाम किसके है, इंग्लैंड के। और ये राजा कैसा, जैसे जॉर्ज तृतीय से पहले भी और राजा थे, उनके समय तो नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव क्या पता अच्छा रहा हो, अमेरिका को अच्छा लगा हो, अमेरिका को महसूस नहीं हुई होगी वो बातें। लेकिन इसमें क्या, इसने इसका निरंकुशवादी रवैया था। निरंकुशवादी रवैया, निरंकुशवाद किसे कहते हैं, निरंकुश की परिभाषा क्या होती है, यानी जिसकी शक्तियों पर कोई अंकुश न हो। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, निरंकुश क्या होता है, निरंकुश का अर्थ होता है देखिए इसका संधि विच्छेद करो, निर प्लस में अंकुश, निर्मिश्र नहीं है, अंकुश मिश्र अपना आधिपत्य, यानी जिसकी शक्तियों पर, जिसकी शक्तियों पर कोई अंकुश न हो वो कहलाता है निरंकुश। अब सपोज करिए कि जिसकी शक्तियों पर कोई अंकुश ही नहीं है, यानी प्राचीन समय में क्या होता था, देखिए शासन प्रणाली 3-4 प्रकार की होती है, एक तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र। तो इंग्लैंड में यानी उस समय क्या, आज भी अगर देखा जाए तो आज भी वहाँ पर क्या है, राजतंत्र है। राजतंत्र और लोकतंत्र दो अलग अलग परिभाषाएं हैं। राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र में राजा का शासन होता है, वहाँ पर सारी की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में होती है, उसकी शक्तियों पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, ठीक है। और वहाँ पर उत्तराधिकारी का नियम सही नहीं होता है। उत्तराधिकारी के अंदर क्या होता है कि अगर एक राजा मर गया, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, चाहे उसके बेटे में कोई राजकीय गुण हो ना हो, चाहे वह राजा उसे जनता उसे पसंद करते हो नहीं करते हो, लेकिन राजतंत्र के अंदर राजा ही सर्वे सर्वा होता है। फिर उत्तराधिकारी का नियम वंशानुगत होता है। आने वाली पीढ़ी चाहे वह राजा बनने के योग्य है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन राजा का बेटा राजा बनेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ था, ये सार्वभौमिक सत्य था। इसी कारण क्या होता था कि राजतंत्र में ये परिपाटी चलते थे। लेकिन वर्तमान में जैसे हम लोग 1947 में जब फ्रीडम हुए तो इंग्लैंड जब भारत से गया तो हमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये प्रॉमिस करके गया, हमें एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है वो गिफ्ट करके गया, वो था डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। तो अगर अपन डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसका एक्सप्लेन करते हैं, तो द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी अगर वह शासन जो जनता का जनता के लिए जनता द्वारा संचालित होता है उसे क्या कहेंगे अपन, डेमोक्रेसी नहीं, उसे लोकतंत्र कहेंगे। और लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र, लोगों का समूह है, क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अब लोकतंत्र में तो शक्तियों का क्या लग जाता है, अंकुश लग जाता है। लोकतंत्र में शक्तियों पर अंकुश लग जाता है, लेकिन जहाँ राजतंत्र होता है, जहाँ एक तंत्र होता है, वहाँ पर शक्तियों पर अंकुश नहीं लगता है। तो हुआ क्या, जॉर्ज तृतीय की व्यक्तिगत निरंकुशवादी क्या थी, महत्ता थी। और इसी के कारण इस जॉर्ज तृतीय के समय से ही वहाँ पर क्या हो गया था, क्रांति के बीज बो दिए थे इसने। उसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध यानी 1756 से 1763 सप्तवर्षीय युद्ध। उसके बाद ग्रीनविले की नीतियाँ, शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टिंग एक्ट। उसके बाद आता रोकीगम की घोषणा। ये ग्रीनविले वहाँ का प्रधानमंत्री है, रोकीगम वहाँ का प्रधानमंत्री है। रोकीगम की घोषणा, टाउनशेंड कर योजना, इंग्लैंड की दोषपूर्ण व्यापारिक नीति जिसके अंतर नौ संचालन एक्ट, व्यापारिक एक्ट और औद्योगिक एक्ट। उसके बाद बोस्टन हत्याकांड, उसके बाद बौद्धिक कारण, अंतिम आएगा तात्कालिक कारण यानी बोस्टन टी पार्टी। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन टी पार्टी बोस्टन बंदरगाह पे होगी, वो इसका अंतिम कारण रहेगा। और यहीं से ही क्रांति की क्या हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी। यहीं पर भारत ये अमेरिका क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो अपन इसके एक एक कारण पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले जॉर्ज तृतीय का अपनों ने पढ़ लिया, यानी जॉर्ज तृतीय की क्या थी, निरंकुशवादी व्यक्तिगत नीतियाँ थी। ये व्यक्तिगत हित देखता था अपने,
ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे सप्तवर्षीय युद्ध। देखो, सप्तवर्षीय युद्ध ना वो दुनिया के इतिहास में लड़ा गया था। आपको पूरा का पूरा समझना है। अगर आप एक बार समझ लोगे, मैं विश्वास करूँगा आपको समझ में आएगा। ये देखिए, आपको ये बात तो दुनिया में कटु सत्य है कि जो शक्ति होगी, जो व्यक्ति ऊंचा उठेगा उसको नीचा खींचने वाले बहुत सारे मिलेंगे आपको। ये संसार का नियम है। यानी जो व्यक्ति ऊंचाइयों पर जा रहा होगा उसको नीचे खींचने वाले, या जो व्यक्ति ऊंचा उठेगा उसके विरोधी बहुत सारे मिल जाएंगे दुनिया में। ठीक है ना। तो यहीं पर वही समस्या आई, क्योंकि इंग्लैंड क्या कर रहा था, इंग्लैंड अपना औपनिवेशिक विस्तार कर रहा था। ठीक है ना। औपनिवेशिक विस्तार मतलब अपना जगह जगह अलग अलग देशों को अपना उपनिवेश बना रहा था। ठीक है। उसने जैसे देखा जाए तो अमेरिका, इंग्लैंड के बहुत सारे देश उपनिवेश थे। उसी प्रकार से इंग्लैंड का एक प्रतिद्वंदी, चिर प्रतिद्वंदी था फ्रांस। फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है। तो अब फ्रांस और इंग्लैंड ये दोनों क्या थे, यूरोपीय शक्ति, यानी यूरोपीय महाद्वीप के अंदर ये दो प्रमुख शक्तियाँ थी जो कि अपना औपनिवेशिक विस्तार कर रही थी। जैसे आपने देखा होगा, अपन भारत में आते हैं तो भारत में इंग्लैंड आया था, उसके पश्चात फ्रांस भी आता है अपना औपनिवेशिक विस्तार करने के लिए। लेकिन वहाँ पर उसी समय देखो, वहाँ पर लुई 14वां सुल्तान राजा था। तो लुई 14वां जो था वो इतना अच्छा समझदार राजा के राज के गुण उसमें नहीं थे। इसी कारण मतलब फ्रांसीसी जो कंपनी है वो भारत में टिक नहीं पाई, और इनके भारतीयों के समक्ष लेने के कारण अंग्रेज़ों के और फ्रांसीसियों के आपस में युद्ध भी होते हैं। जब ये यहाँ लड़ते तो वो फिर कहाँ लड़ते, यूरोप में भी लड़ते हैं। ये देखा ना आपने, जब मैंने आपको BA फाइनल में ये लगता है ना, अंग्ल मराठा युद्ध, अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पढ़ा ना अपने, अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 4 युद्ध हुए। तो जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस ये दोनों क्या थे, बहुत ही चिर प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। अब क्या करते, एक दूसरे का मौका देखते। अब सप्तवर्षीय युद्ध में क्या हुआ कि देखो, ये अमेरिका है, कच्चा डायग्राम मैंने बनाया है। तो अमेरिका के ऊपर अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ऊपर, तो ये हिस्सा कनाडा का है। कनाडा की जो राजधानी ओटावा है, और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन है। ठीक है भाई। अब कनाडा ना, कनाडा यहाँ पर जो उपनिवेश था, जो शासन था वो था फ्रांस का, और अमेरिका के ऊपर किसका था, इंग्लैंड का। ठीक है भाई। देखिए, उत्तरी अमेरिका और कनाडा, कनाडा के ऊपर किसका अधिकार है, फ्रांस का, और यहाँ पर किसका अधिकार है, उत्तरी अमेरिका पर इंग्लैंड का। ठीक है। अब आपको पता होगा कि ये तो दुनिया की हमेशा से साइकोलॉजी रही है कि आज तक धन, पैसा, वैभव से कोई नहीं, किसी का भी मन नहीं भरा है। अब यहाँ पर वही समस्या आई। अब यहाँ फ्रांस ये सोच रहा था कि मैं इंग्लैंड को हराकर किसका अधिकार कर लूँ, अपना अधिकार कर लूँ, जबकि ये क्या चाह रहा था कि मैं अपना अधिकार कर लूँ। यानी फ्रांस तो ये चाह रहा था कि मैं इंग्लैंड को हराकर उत्तरी अमेरिका के ऊपर अपना कब्जा कर लूँ, जबकि इंग्लैंड क्या चाहता था कि मैं फ्रांस को हराकर किसके ऊपर कब्जा कर लूँ, कनाडा के ऊपर अधिकार कर लूँ। समझ में आ गई। तभी क्या हुआ, उसी समय एक देश था पर्शिया और दूसरा देश था ऑस्ट्रिया। पर्शिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, वियना, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये यूरोपीय महाद्वीप में बहुत बड़ी शक्तियाँ हुआ करती थी कभी। ठीक है। अब क्या हुआ, पर्शिया का और ऑस्ट्रिया का औपनिवेशिक विस्तार के कारण इनका संघर्ष शुरू हो गया। यानी पर्शिया का और ऑस्ट्रिया का, इन दोनों का क्या हो गया, आपस में झगड़ा हो गया। समझ में आ गई। अब दोनों का जब झगड़ा हुआ ना, तो पर्शिया का साथ देने आ गया इंग्लैंड। ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है,
ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। देखिए आज भी अपन अगर किसी के बलबूते पे लड़ते हैं, अगर अपन कोई कार्य करते हैं तो किसी के बलबूते पे ही तो करते हैं ना, अपन करते हैं कि नहीं करते। जैसे मैं किसी के साथ लड़ाई करूँगा तो मेरे पीछे किसी दूसरी शक्ति का हाथ होगा। अब सपोज करिए कि मेरी लड़ाई होती किसी के साथ, तो मेरे साथ कौन आ जाएगा कि मेरा मान के चलो कोई दोस्त है भादरा का, वो आ गया। अब जो मेरा एंटी है जिसके साथ मेरी लड़ाई है, उसके साथ वो आए ना आए, लेकिन मेरा जो दोस्त है ना उसका दुश्मन जरूर आ जाएगा उसके साथ देने के लिए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार क्या हुआ कि यहाँ पर लड़ कौन रहा है, इंग्लैंड फ्रांस नहीं लड़ रहे हैं। जो वॉलफोर घोषणा हुई थी ना वो इनकी चाल थी। पर्सा और ऑस्ट्रिया लड़ रहे हैं, ठीक है। अब पर्सा का साथ देने आ गया इंग्लैंड। कौन आ गया? इंग्लैंड। उसी समय इस बात का चला फ्रांस को पता, तो फ्रांस ने सोचा क्योंकि मैं भी चला जाऊं, तो यहाँ पर कौन आ गया? फ्रांस। समझ में आ गई? यानी पर्सा का साथ दिया इंग्लैंड ने। अब ये दोनों तो दुश्मन है ही, ये दुश्मन है। अब इंग्लैंड आ गया तो फ्रांस ने बिना बुलाए ऑस्ट्रिया के पास चला गया। उसको पर्सा से मतलब नहीं है, यानी अब ऑस्ट्रिया के पास फ्रांस गया। उसने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। उसने कहा क्यों भाई? क्योंकि आप मेरे दोस्त है नहीं, बना लिया। क्योंकि उसको पता था कि तू तो है ही, साथ में ऑस्ट्रिया की शक्ति तेरे साथ और कलेक्ट हो जाएगी, और क्या पता तू इंग्लैंड को हराने में सक्षम हो जाए, तू हरा दे इसको। और जब हरा देगा तो अमेरिका के ऊपर किसका अधिकार हो जाएगा? तेरा अधिकार हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बड़ी बात? अब क्या हुआ इन दोनों के मध्य, यानी पर्सा और ऑस्ट्रिया लड़ रहे थे। अब शक्तियाँ कितनी हो गई? 4। उधर कौन हो गया? ऑस्ट्रिया और फ्रांस। इधर कौन हो गया? पर्सा और इंग्लैंड। अब इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, और वो युद्ध शुरू हुआ था अक्टूबर 1756 में, और वो लड़ा गया था 1763 में, ठीक है। और दुनिया के इतिहास में ये जो युद्ध प्रसिद्ध हुआ वो प्रसिद्ध हुआ सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से, ठीक है। ऑप्शन में अगर मिलता है इंग्लैंड व फ्रांस तो ऑप्शन में पहले आपको ये करना है, ठीक है। अगर बाद में मिले पर्सा व ऑस्ट्रिया तब आपको ये करना है। ऑप्शन में अगर ज़्यादातर देखा जाए ना तो आपको इंग्लैंड और फ्रांस ही मिलता है। नेट के एग्जाम में ये प्रश्न आता भी है। यानी सप्तवर्षीय युद्ध कब लड़ा गया? मोस्टली तो ये आता है 1756 से 1763। अगर देश पूछे तो इंग्लैंड व फ्रांस। अब यहाँ पर क्या हुआ? इस सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड जीत गया भाई। कौन जीत गया? इंग्लैंड जीत गया। इंग्लैंड जीतते इंग्लैंड, अब आपको स्वाभाविक सी बात है, अब इनमें से कोई भी जीतेगा तो वो, अगर फ्रांस जीतता तो उसको अमेरिका मिल जाता। अब जीत कौन गया? इंग्लैंड। तो क्या मिल जाएगा? कनाडा। तो अब कनाडा के ऊपर किसका अधिकार हो गया? फ्रांस का आधिपत्य खत्म, और किसका अधिकार हो गया? इंग्लैंड का। कहानी खत्म। लीक मिट गई ना, लीक पूरी की पूरे अमेरिका के ऊपर किसका अधिकार हो गया? इंग्लैंड का। अब ग्रीनविल ये जॉर्ज तृतीय ने क्या किया? उनके ऊपर कर लगा दिया। कर लगा कर ये बोला कि हमने जो ये युद्ध लड़ा ना, ये अमेरिका के हित के लिए लड़ा है। समझ में आ गई मेरी वाली बात? क्योंकि ये यहाँ पर किसका अधिकार था? फ्रांस का, नीचे इंग्लैंड का। तब यहाँ पर जॉर्ज तृतीय ने अमेरिका वालों को बोला कि हमने सप्तवर्षीय जो युद्ध लड़ा, 7 वर्षों तक जो युद्ध लड़ा फ्रांस से, वो आपके लिए लड़ा, हमने हमारे लिए नहीं लड़ा है। तो अब इस युद्ध में जितनी भी हानि हुई है जनधन की, वो आप सारी की सारी हमें चुकाओगे। समझ में आ गई? तब बताते हैं कि इसके कारण यहीं से क्रांति का सूत्रपात धीरे धीरे शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिए थे। अमेरिका वालों को तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे ऊपर अमेरिका का अधिकार है, क्या इंग्लैंड का अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है। वो तो बेचारे हमारी तरह, जब हम गुलाम थे ना अंग्रेजों के, पुर्तगालियों के, उसी प्रकार इनको तो कोई मतलब था ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स वगैरह लगा दिया गया, और धीरे धीरे अब उनको आभास होने लग गया कि इंग्लैंड है वो हमारे आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहा है। जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर एक बगावत, एक चिंगारी, एक क्रांति धीरे धीरे सुलगनी शुरू हो जाएगी, और फिर यहाँ से ये लगातार कारण बढ़ते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर क्रांति क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो क्रांति की जो शुरुआत है वो कारण असंख्यक होते हैं, और इसका जो रिजल्ट रहता है फिर वो या तो एक देश विजयी रहता है या एक देश हार जाता है, और यहीं पर ऐसा ही होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अमेरिकी क्रांति पढ़ रहे हैं अपन, बीए बीएड सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।